Hello everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. So आज जिन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैरिलिन स्ट्रैथन, जिन्हें हम जेंडर एंड एंथ्रोपोलॉजी वाली यूनिट पे पढ़ते हैं. सो आइए देखते हैं. सो सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं. सो मैरिलिन स्ट्रैथन का जो बर्थ हुआ था वो था मार्च 6, 1941 को नॉर्थ वेल्स में. ओके, नॉर्थ वेल्स और ये एक ब्रिटिश सोशल और फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी. जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हम पढ़ते हैं किस सेक्शन में, जेंडर एंड एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. ओके, ठीक है. और इनकी जो डॉक्टोरल थीसिस थी वो थी विमेन इन बिटवीन, जो कि मानी जाती है पहली एथनोग्राफी थी जिसमें मेलानेशियन विमेन पे फोकस किया गया था. सो मेलानेशियन जो एरिया है इसमें इन्होंने बेसिकली कहाँ की स्टडी की थी, पैपुआ न्यू गिनी. ओके, पैपुआ न्यू गिनी की जो विमेन थी वहाँ की इन्होंने उन लोगों की स्टडी की. ओके, आगे देखते हैं. सो जो मेन एरिया ऑफ वर्क था इनका स्ट्रैथन का वो था रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, जेंडर पे और किनशिप स्टडीज़ पे. ओके, सो इनके वर्क को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि इनका जो फील्ड एरिया था वो दो जगह था. एक तो था यूके में और दूसरा था पैपुआ न्यू गिनी में. ओके, पैपुआ न्यू गिनी में. ठीक, सो इसको ए से मार्क कर लेते हैं और इसको बी से. ठीक है, तो अब इधर देखते हैं ज़रा. सो ए मतलब यूके एंड बी मतलब पैपुआ न्यू गिनी. ओके, सो इन्होंने यूके में जो स्टडी की थी वो बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस करती थी, वो थी कल्चर पर, किनशिप स्टडीज़ पर और रिप्रोडक्टिव और जेनेटिक जो टेक्नोलॉजीज़ नई नई आई हैं, ठीक है, उन पे इनका बेसिकली मेन फोकस था. और जो बी मतलब जो पैपुआ न्यू गिनी में इनका जो फोकस था वो किस पे था, वो बेसिकली किन टॉपिक पे था, वो था जेंडर पे, लीगल एंथ्रोपोलॉजी पे और फेमिनिस्ट अप्रोच. ओके, इन सब चीज़ों पे था. सो इनकी जो स्टडी थी वो यूके और मेलानेशिया दोनों में अलग अलग थी. ठीक है, और ये कैसे समझते हैं, देखिए जब इनके हम वर्क को देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो जब हम इनके वर्क को देखते हैं सो इनकी जो बुक्स हैं, देखिए आफ्टर नेचर एंड जेंडर ऑफ गिफ्ट, द पार्शियल कनेक्शन, रिप्रोड्यूसिंग द फ्यूचर एंड ऑडिट कल्चर, आप इनकी बुक से समझ सकते हैं इनके वर्क को. ठीक है, सो जो इनकी बुक थी द आफ्टर नेचर, ये बेसिकली ये जो बुक थी इनकी आफ्टर नेचर, ये बेसिकली इनके यूके के फील्ड वर्क को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें इन्होंने बताया और कहा कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है नेचर और कल्चर का रिप्रोडक्शन में, ओके, कि जो नेचुरल तरीका है रिप्रोडक्शन का वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा अगर उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा. अगर टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि टेक्नोलॉजी है जो है वो इफेक्ट कर रही है जो नेचुरल और कल्चरल वे है रिप्रोडक्शन का. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने IVF की स्टडी की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इन्होंने इसकी स्टडी की और बताया कि इन सब मेथड से जो नई रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है नेचुरल मॉडल ऑफ रिप्रोडक्शन पे. IVF, या फिर अगर आप लोगों को IVF, अगर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप सोशल फील्ड से हैं, तो IVF आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी जिन्हें हम कहते हैं. ओके, सो इन्होंने बताया कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे हैं, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस तरीके से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल तरीका है, जो कल्चरल वे है, उसको चैलेंज कर रहा है और इसका इफेक्ट क्या सोसाइटी पे पड़ेगा. ओके, सो ये चीज़ उन्होंने बताई अपनी इस बुक में आफ्टर नेचर में. ठीक, अब देखिए इनकी जो ये 4th नंबर की बुक है रिप्रोड्यूसिंग द फ्यूचर 1992. सो इसमें भी इन्होंने यही बताया, ये चीज़ कही कि ये, और मैंने आपको बताया कि यूके में इन्होंने किसकी स्टडी की थी, रिप्रोडक्शन जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी की थी, और किसकी स्टडी की थी, कल्चर की स्टडी की थी और किनशिप की स्टडी की थी. सो अपनी इन बुक में इन्होंने कहा कि ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आएंगे, इससे तो एक तो चीज़ जो नेचुरल वे है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर इन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट कल्चर पे पड़ेगा, और फिर इन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट हमारे किनशिप पे पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने यूके में किनशिप
पे भी स्टडी की, तो इन्होंने कहा कि ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका इफ़ेक्ट हमारे किनशिप पर भी पड़ेगा, हमारा जो किनशिप सिस्टम है। कैसे? इन्होंने कहा कि ये जो रिप्रोडक्टिव मेथड यूज़ करके बच्चे आज पैदा किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सरोगेसी का एग्जांपल लें, ठीक, तो अगर हम सरोगेसी का एग्जांपल लें तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो एक नया किनशिप टर्मिनोलॉजी, सॉरी, वो एक नया किनशिप एक किनशिप सिस्टम सोसाइटी में उससे नया किनशिप सिस्टम आएगा सोसाइटी में, और उस वजह से जो पुराना पैटर्न है किनशिप का कहीं ना कहीं वो अल्टर होगा, ठीक है, और एक नया सिस्टम किनशिप सिस्टम आएगा, ठीक है। तो कैसे टेक्नोलॉजी जो है, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वो हमारे कल्चर और हमारे किनशिप सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ इन्होंने इस बुक में बात की, ठीक, जो कि ये सारी स्टडीज इनकी किस पे थी, यूके बेस्ड थी। ओके, अब देखिए, अब जब मैंने आपसे कहा कि इनकी दूसरी स्टडी जो थी वो पैपुआ न्यू गिनी में थी, पैपुआ न्यू गिनी में थी। सो जो पैपुआ न्यू गिनी में इनका वर्क था, फेमस वर्क था, वो था द जेंडर ऑफ द गिफ्ट 1988 में, ठीक है। द जेंडर ऑफ द गिफ्ट ये जो बुक थी ये इनकी पैपुआ न्यू गिनी के फील्ड वर्क से आई थी, और इसमें देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपनी बात कही, और इन्होंने इस बुक में अपनी वर्क में जो इन्होंने वहाँ की विमेन की स्टडी की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, तो इन्होंने इसमें कहा कि जो जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर का नोशन है वो कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, उसकी जो डेफिनीशन है वो बदलती है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और ये सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा, ये सोसाइटी टू सोसाइटी बदलता रहता है, इसकी डेफिनीशन जो है वो फिक्स नहीं है। ओके, तो अगर कोई कहता है कि अगर आप एक सोसाइटी में जेंडर की अगर कोई डिफिनीशन देते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे सोसाइटी के लिए भी वही डेफिनीशन लागू होगी। सो इस पे ये कहती हैं कि जो अगर मान लीजिए आप कोई कह रहा है कि पैपुआ न्यू गिनी में फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सो ये बात सही नहीं हो सकती है अगर आप इसको यूके से कंपेयर करते हो, अगर आप इसको यूके से कंपेयर करते हो, बिकॉज जो जेंडर की डिफिनीशन यूके में है और जो जेंडर की डिफिनीशन पैपुआ न्यू गिनी में है वो सेम नहीं है, ठीक है। यूके के जेंडर की डिफिनीशन में और पैपुआ न्यू गिनी की डिफिनीशन में दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। मतलब दोनों का जो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया, फेमिनिस्ट अप्रोच यूज़ किया, और इसीलिए हम इनको जेंडर एंड एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर जो जेंडर का अप्रोच है और यहाँ पर जो जेंडर का अप्रोच है, वो जो डेफिनीशन है दोनों की, वो क्या है, डेफिनीशन में डिफरेंस है, ठीक। और ये चीज़ समझाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, डीकंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया, डीकंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है इस वीडियो में समझने की। इन्होंने इस बात को समझाने के लिए डीकंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया, और ये जो डीकंस्ट्रक्शन मेथड है ये सबसे पहले इसको प्रोपाउंड किसने किया था, जैकब डेरिडा ने किया था। ये भी हमारे सिलेबस में है, इनको भी हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं। सो ये जो डीकंस्ट्रक्शन मेथड है इसको जैकब डेरिडा ने बनाया था, और इसको यूज़ करती हैं ये अपनी बुक द जेंडर ऑफ गिफ्ट में, द जेंडर ऑफ गिफ्ट में, ये समझाने के लिए कि ये जो जेंडर की मीनिंग है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कल्चर टू कल्चर बदलेगी। और ये जो डीकंस्ट्रक्शन मेथड है, अब ये डीकंस्ट्रक्शन मेथड क्या है देख समझते हैं कि ये इसको समझाने के लिए डीकंस्ट्रक्शन मेथड का क्यों यूज़ कर रही है। देखिए, जैकब डेरिडा अपने डीकंस्ट्रक्शन मेथड में कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी पैरा, कोई भी लाइन, इसकी मीनिंग फिक्स नहीं है। अगर आप ये मीनिंग आज लिखते हो और ये कहते हो कि इसकी मीनिंग हमेशा टाइम टू टाइम एक इसकी मीनिंग एग्जैक्ट यही रहेगी, तो वो मीनिंग सेम नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम लिखते थे एप्पल तो हर कोई यही समझता था कि एप्पल मतलब क्या होगा, सेब होगा, ठीक। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई कहता है कि यार एप्पल चाहिए, तो एक इंसान समझ सकता है उसको सेब चाहिए, लेकिन दूसरा इंसान समझ सकता है कि उसको आईफोन चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ जैकब डेरिडा कहते हैं कि टाइम टू टाइम जो टेक्स्ट की मीनिंग है, जो किसी बुक में किसी पैरा की मीनिंग है, किसी वर्ड की मीनिंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे टाइम वो सेम हो। हमें उसको डीकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है हम जब भी चीज़ को पढ़ें, ठीक है। सो वही चीज़ ये यहाँ पर यूज़ करती हैं अपनी बुक द जेंडर ऑफ गिफ्ट में, डीकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करती हैं,
डीकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करती हैं ये समझाने के लिए कि ये जो जेंडर है इसकी जो डेफिनेशन है ये सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होती है, इसकी मीनिंग फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, 1 सेकेंड, और एक क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट एग्ज़ाम में एंथ्रोपोलॉजी के। और क्वेश्चन आया था क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक मैरिलिन स्ट्रैथन एम्प्लॉयड डीकंस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि द जेंडर ऑफ द गिफ्ट इनकी बुक थी और इसमें इन्होंने डीकंस्ट्रक्टिव मेथड समझाने के लिए यूज़ किया था कि जेंडर जो कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट है, इसकी मीनिंग जो है इन्होंने समझाया कि जो मेलानेशिया और यूके में दोनों की मीनिंग अलग है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फेमिनिस्ट व्यू से देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो यूके और मेलानेशिया में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो चीज़ जब आप वहाँ जाओगे तभी आप वो चीज़ समझ सकते हो। आप यहाँ से ये नहीं कह सकते हो कि आप यहीं से उसकी मीनिंग आप निकाल लो। ठीक है, दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है, ये चीज़ समझाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने जैकब डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्टिव मेथड है उसको यूज़ किया। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डीकंस्ट्रक्टिव मेथड जैकब डेरिडा का है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, हमारे सिलेबस में भी है। और दूसरी चीज़, इसको यूज़ किसने किया था, मैरिलिन स्ट्रैथन ने यूज़ किया था अपनी बुक द जेंडर ऑफ द गिफ्ट में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू राइट इट in comment box and thank you for watching. God bless you all.